अटेंशन मीनिंग ट्रस्ट एंड सेल्फ का मतलब क्या है कि इन नेताओं में जो विश्व के 90 नेताओं को संकलित करके शोध करके अध्ययन किया गया, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग था, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग था, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड अलग था, लेकिन उन सारे अंतरों के बावजूद इन सभी विश्वविख्यात नेताओं में 4 चीज़ें कॉमन पाई गई। वो 4 चीज़ें क्या थी? अटेंशन, मीनिंग, ट्रस्ट एंड सेल्फ। मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन यानी कि ये ध्यान खींचने में, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में, मुद्दों को उठाने में, पहल लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ाने में ये खूब जानते थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर खींचा जाए, उनका ध्यान आकर्षित किया जाए। दे वर एबल टू मैनेज द अटेंशन ऑफ द पीपल क्वाइट वेल इन देयर ओन कंट्रीज। They were looking for an opportunity, and the moment they found that there is an opportunity to seek attention of the larger number of people, they did it, and did it with most applause and aplomb. इस कला के माहिर लोग थे, निपुण थे। दूसरी बात यह थी कि जो भी लोग उनके साथ जुड़े रहते थे, उनका भरोसा, उनका विश्वास, ट्रस्ट, वो हमेशा बनाए रखते थे। देयर वॉज नेवर डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, देयर वॉज नेवर अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अपने पर से भरोसा टूटने नहीं दिया लोगों का। गलत सही कुछ नहीं, जो उनके साथ है, जैसा भी है, वो उसके साथ सुख दुख में, अच्छे बुरे में, और जिस काम के लिए वो अपने नेता पर भरोसा करते थे, वो भरोसा उन्होंने तोड़ने नहीं दिया। वो कामयाब रहे, नाकामयाब रहे, वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए, नहीं कर पाए, ये एक अलग बात है। मीनिंग, दे न्यू इट फुल वेल व्हाट दे वांटेड, दे वर वेरी क्लियर व्हाट इज देयर गोल, वेयर दे वांट टू रीच, what they want to achieve. There was no duality in their thought. There was no misconception. उनके विचारों में कोई भ्रम, कोई द्वंद्व नहीं था। सही गलत कुछ नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं, ये हासिल करना है, ये लक्ष्य है। अपना अर्थ वो बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छी तरह जानते थे, और कैसे उस स्पष्ट की ओर बढ़ना है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, वो क्या अर्थ लेना चाह रहे हैं, क्या अर्थ उनका है, वो खूब अच्छी तरह समझते थे और उस पर दिन रात मेहनत करते थे, काम करते थे। एंड द लास्ट, दैट दे न्यू इट फुल वेल हाउ टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स before the people, how to present themselves. उनके अंदर अपने को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की ये कला, ये कौशल बहुत अच्छी तरह आता था। यानी लोगों का ध्यान खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना, अपने लोगों का भरोसा बनाए रखना, क्या पाना है, उद्देश्य क्या है, कहां अर्थ, किस जगह पहुंचना है, क्या लक्ष्य है, ये बिल्कुल साफ, और अपने आप को लोगों के बीच में कैसे, किस रूप में प्रस्तुत करना है, ये 4 चीजें दुनिया के इन 90 नेताओं में साझा पाई गई। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक बार लंदन गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पढ़ा होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में। वहां पर जब वो पहुंचे तो क्वीन विक्टोरिया ने, ब्रिटिश क्राउन, द एम्प्रेस, शी सेड, गांधी गांधी गांधी, हु इज गांधी, आई वांट टू सी हिम। कौन है ये गांधी? ब्रिटिश ताज के लिए पूरे भारत में इसने सरदर्द पैदा कर दिया है। ये गांधी है कौन? हम देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं इससे। रॉयल पैलेस के जो रॉयल कोर्ट के ऑफिशियल्स पहुंचे साहब महात्मा गांधी के पास।
none other than the British crown herself, the Empress Queen Victoria wants to see you. She wants to meet you. उनसे कहा गया कि आपको मिलना है। गांधी जी ने कहा, भाई मैं ब्रिटेन के एक छोटे से ग़ुलाम देश का गरीब आदमी और ब्रिटेन की महारानी, जिनके साम्राज्य में सूरज डूबता नहीं है, इतना लंबा ब्रिटेन का साम्राज्य है कि अगर भारत में सूरज डूब गया तो कहीं और सूरज उदय है, तो वो भी ब्रिटेन के ग़ुलामी में है। तो ब्रिटिश एम्पायर इज़ सो ह्यूज एंड वास्ट वेयर सन नेवर सेट्स। क्या करेंगे मुझसे मिलकर? मैं तो फ़कीर हूँ, गरीब और ग़ुलाम देश का एक अदना सा नागरिक हूँ, और वो मल्लिका हैं, ब्रिटिश महारानी हैं। अब उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो जानते थे जितना वो इस तरीके की बातें करेंगे, ब्रिटिश मीडिया में, लोकल न्यूज़पेपर में, उस दौर के जो पत्र पत्रिकाएं ब्रिटेन में लंदन से निकला करते थे, अब वो छपेगा। गांधी रिफ्यूज टू मीट द ब्रिटिश एम्प्रेस। ऐसा भी दुनिया में कोई हो सकता है जो ब्रिटेन की महारानी से मिलने से मना कर दे, जिसको लोग मिलने के लिए बड़े बड़े देशों के राजा, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग कतारों में, लाइनों में खड़े रहते हैं, कोशिश करते हैं मिलने की, तमाम सिफारिशें लगवाते हैं, और ब्रिटेन की महारानी खुद मिलना चाह रही हैं, और ये मिलने से कह रहा है कि हम क्या करेंगे मिलकर। यानी मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन। और भारतीयों को भी एक मैसेज गया जो उनके अनुयायी थे, कि ये नहीं कि ब्रिटेन की महारानी ने बुलाया तो दौड़े चले गए। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज उनको तो है मगर आराम के साथ। उन्होंने मैसेज दिया कि नहीं नहीं, हम कौम के गम में हुक्काम के साथ डिनर करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें कौम का गम भी है और उसका रंज भी है। तो भारतीयों ने कहा, देखिए साहब क्या बात है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट। और वो तो जानते थे कि जितना हम मना करेंगे, जितना हम रिफ्यूज करेंगे, जितना हम डिनायल मोड में रहेंगे, उतना ही ब्रिटिश क्राउन में ये दिलचस्पी पैदा होगी कि अरे ये एक आदमी कौन सा है जो ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को रिफ्यूज कर सकता है। अब परसुएशन शुरू हुआ। अब लोग बार बार ब्रिटिश ऑफिसर्स मिलने जाने लगे, रॉयल कोर्ट के एम्बेसडर्स भेजे गए। अब एक बार, दो बार, तीन बार मीटिंग हुई। तो गांधी ने कहा, अच्छा भाई ठीक है, बहुत उनकी इच्छा है, बार बार इसरार कर रही हैं, बार बार कह रही हैं, चलो मिल लेते हैं। यानी कि जैसे उन्हीं पर एहसान कर रहे हैं। He was very clear in his meaning, statement of meaning. और जिस दिन वो मिलना तय हुआ, उस दिन ब्रिटिश रॉयल पैलेस के बाहर मीडिया का, ज़्यादातर अखबार और पत्र पत्रिकाएँ निकला करते थे उन दिनों, सारे उसके प्रेस फोटोग्राफर्स और बड़े बड़े वो फ्लैश चमकाने वाले वो कैमरे को ऊपर लगा करता था, लेके पहुंच गए साहब। गांधी जी को लेने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स गए, तो गांधी जी से पूछे कि आप तैयार हैं? उन्होंने कहा हाँ तैयार है। तो उनका ऐसे चलेंगे, ये तैयारी है आपकी? केवल एक लंगोट। ऐसे नहीं मिल सकते ब्रिटिश क्राउन से, उसके लिए एक ड्रेस कोड है, टक्सेडो स्वीट होना चाहिए, और ऐसे एम्बेसडर बूट्स होने चाहिए, और बो टाई होनी चाहिए, और यहाँ तक दस्ताना होना चाहिए, और ये ऐसे तरीके से। वहाँ ऐसा नहीं कोई जाता है ये लंगोट पहन के। आपके लिए हम लेके आए हैं, लीजिए पहनिए इसे।
उन्होंने कहा अगर उनको मिलना है मुझसे तो ऐसे ही मैं मिलूंगा, क्योंकि वो जानते थे टू प्रेजेंट हिमसेल्फ कि जब हम मीडिया के सामने जाएंगे ऐसे एक लंगोट पहने, और उन दिनों लंदन में बड़ी ठंडी पड़ रही थी, सर्दी का मौसम था, गांधी जी वैसे ही दुबले पतले थे, तो कांपते हुए ठंड में कुड़कुड़ाते हुए, और बहुत ठंडी थी तो उन्होंने एक खादी का कंबल डाल लिया अपने ऊपर। और उसके बाद जब वो पहुंचे रॉयल पैलेस के गेट पर, गाड़ी रुकी तो तुरंत कैमरामैन और सारे फोटोग्राफर्स और सारे प्रेस वाले तुरंत फ्लैश करने लगे, पिक्चर्स खींचने लगे। और जब गांधी जी गाड़ी से उतरे तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे आए हैं मिलने के लिए। और फिर उन्होंने क्या किया, सबके सामने अपना कंबल उठा के जो खादी का था फेंक दिया और कहा लुक व्हाट योर क्वीन हैज डन टू अस, वी हैव नथिंग टू वेयर, वी हैव बीन पुट टू एब्जेक्ट पॉवर्टी बाय योर ब्रिटिश क्राउन, वी आर द स्लेव्स and you people, you celebrate freedom, you people, you celebrate liberty, you people, you say that everyone is equal. Are we equals? Are we free? Are we liberated from the British colonial masters? अब उन्होंने जब वहाँ बोलना शुरू किया, अब पत्रकारों ने जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया, अब अंदर तक बात पहुँच गई और सब लोगों के हाथ पांव उड़ गए कि ये भैया ये किसको बुला लिया। घसीट के लोग उनको अंदर ले गए उसी नंगे हालात कि जल्दी से हटाओ नहीं प्रेस वाले ये छाप देंगे। और अगले दिन ब्रिटिश टैब्लॉयड, ब्रिटिश मीडिया गांधी जी के रॉयल कोर्ट के गेट पर एक नंगे बदन, सिर्फ एक लंगोट पहने, हाथ में लाठी लिए, ब्रिटिश क्राउन की चूलें हिल गईं उस एक मीटिंग से। किसी तरह उनको अंदर ले जाया गया कि यहां से हटाओ। अब जब मल्लिका आई उतरते हुए सीढ़ियों से नीचे जहाँ पर मीटिंग होनी थी, तो ब्रिटिश क्राउन जो विक्टोरिया हैं वो तो ताज भी पहने हैं और जो गाउन है उनका और जो दस्ताने हैं उनके, और पीछे जितना वो पहने नहीं है उससे ज़्यादा नीचे लहराता हुआ चल रहा है। और उन्होंने दूसरी गलती कर दी। उन्होंने गांधी जी से पूछा, Oh, you are Mohandas Karamchand Gandhi, not wearing anything. You are such naked. गांधी जी ने कहा, Yes, Her Highness, because you alone wearing enough for two of us. आप अकेले ही इतना पहन ली हैं कि मेरे भी हिस्से का आपने पहन लिया। क्या पहना वो समझ गए, इससे बात करना बेकार है। अब देखिए गांधी जी का चारों मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन, मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट, मैनेजमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग, चारों एक साथ चल रहा था। देन शी सेड ओके व्हाट विल यू लाइक टू हैव, ड्रिंक्स। तो गांधी ने कहा यू आर सो पुअर यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव माई ड्रिंक्स। उन्होंने कहा अरे ब्रिटिश क्राउन को कह रहा है कि हमारे ड्रिंक्स, हमारे यहाँ ऐसा ड्रिंक ही नहीं है जैसे जो इसको पीना है। उन्होंने कहा नहीं बताओ, शैंपेन, बियर, वॉट दिस वॉट का। उन्होंने कहा बकरी का दूध मिलेगा आपके राजमहल में। बकरी का दूध, ये तो सोचा ही नहीं था उन्होंने। अब बकरी का दूध तो पूरे ब्रिटेन में नहीं मिलेगा। उस आधे एक घंटे की मुलाकात में ब्रिटिश क्राउन वाज सो पजल्ड, सो हैरेस्ड, सो एस्टोनिश्ड, सो ऑस्ट्रक with so much of different mixed feelings that she decided never to meet Gandhi again. और गांधी जी जब बाहर निकले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो अनसक्सेसफुल रही, लेकिन गांधी जी का पर्पस लंदन जाने का बहुत कामयाब रहा।
और गांधी जी को इसलिए विंस्टन चर्चिल से लेकर और तमाम लोग कहते थे कि ही इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, ही इज नॉट अ महात्मा। आईएएस में एक बार सवाल भी आया है, गांधी वॉज नॉट अ महात्मा बट अ श्रूड पॉलिटिशियन। एक चालाक समझदार नेता थे, कोई महात्मा नहीं थे, इस पर टिप्पणी करना था। तो चर्चिल वगैरह कहते थे कि अरे उसके बातों में फंसने लायक नहीं है। तो वो चर्चिल के तो नेता थे नहीं, वो जिन लोगों के नेता थे और जो उनके अनुयायी थे उनके लिए गांधी थे। और इसलिए जब यरौदा जेल में गांधी जी उपवास पर बैठे ये पूना पैक्ट वाले मामले में, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, शायद तब लॉर्ड लिथगो जो थे, हाँ वो थे, उनको खबर जेल से दी गई कि साहब बस गांधी जी तो आजकल में गए। डॉक्टर्स ने कह दिया और वो खाने पीने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और ये अब गए कि तब गए। गांधी नाम का सरदर्द, गांधी नाम की बला अपने आप टल जाएगी। टेलीग्राम भेजा गया लंदन, द प्रॉब्लम इज लाइकली टू बी सॉल्व वेरी सून, गांधी इज गोइंग टू डेथ, गांधी इज गोइंग टू डाई वेरी सून। जानते हैं क्या जवाब आया? जवाब ये आया, डू एनीथिंग, गांधी मस्ट नॉट डाई इन द कस्टडी ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश कस्टडी में, ब्रिटिश जेल में रहते हुए अगर गांधी मर गया तो गांधी व्यक्ति नहीं विचार हो जाएगा। और टेलीग्राम की लाइंस थी कि गांधी डेड इज डेडलियर देन गांधी अलाइव। मरा हुआ गांधी जिंदा गांधी से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो वैसे मर जाते ठीक है, ब्रिटिश हिरासत में हैं, ब्रिटिश जेल में हैं, और जेल में रहते हुए भूख हड़ताल पर हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। ब्रिटिश कैद में रहते हुए अगर गांधी मर गए तो अगर अंग्रेज़ों को अभी 10-20 साल बाद छोड़ के जाना है आज़ादी के आंदोलन की वजह से, तो ऐसा तूफ़ान हिंदुस्तान में खड़ा होगा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐसी क्रांति हो जाएगी, लोग इतना सड़कों पर उतर कर विरोध धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे कि ब्रिटिशर्स को 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। गांधी मरना नहीं चाहिए, गांधी को जिंदा रखो। गांधी को कैसे भी कुछ भी करो, गांधी शुड नॉट डाई। और तब पूना पैक्ट हो गया, गांधी जी की बातें मान ली गई। यानी ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज ऑब्जेक्टिव्स, ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज प्रेजेंटेशन, ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज इमेज मेकिंग, ही वॉज। तो लोगों को ये लगा कि जो आउटस्टैंडिंग लीडर्स होते हैं, जो बड़े अपने क्षेत्र के काबिल नेता हैं, जिस भी देश में हैं, उनमें चाहे जो भी अंतर हो, वो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी देश में काम कर रहे हों, उन सब 90 लोगों में ये 4 चीज़ें कॉमन थी। इज दैट वेरी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दैट इन अ सक्सेसफुल लीडर, एक सफल नेता में 2 एलिमेंट्स आर फाउंड, 2 तत्व पाए जाते हैं। सी, कंसिडरेशन, एंड IS, इनिशियल स्ट्रक्चर, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान और पहल संरचना। यानी जो सफल नेता होता है वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों का, अपने अनुयायियों का ध्यान रखता है। उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके सुख दुख क्या हैं, उनके जीवन, उनके सार्वजनिक, उनके कार्य क्षेत्र। सो ही टेक्स केयर ऑफ the followers, so he is a considerate person, he takes care of the consideration of the followers of his people. And initiating structure, पहल संरचना, कि उसके अंदर एक खूबी होती है, एक गुण होता है कि
कौन से मुद्दे को जनता के बीच में उठाया जा सकता है, अपने लोगों के बीच में उठाया जा सकता है, ये काबिलियत होती है, वो पहचानता है वेयर द शू पिंचेस, मर्म कहाँ है, नस कहाँ दबती, कहाँ से लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है। वो पहल करता है, इनिशिएट करता है, वो इंतज़ार नहीं करता है कि बारी आएगी तब करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, भारी भीड़ जमा हो जाती है, एक्सीडेंट ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बेचारे को खून निकल रहा है, देखो कितनी चोट लग गई है, वो तमाम बातें करते रहते हैं। लेकिन उसी भारी भीड़ में से कोई एक दो निकल करके बीच में सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब ज़रा आप इसकी मोटरसाइकिल उठाइए, आप इसका स्कूटर उठाइए, चलिए अच्छा इनको जो है भाई साहब ज़रा रिक्शा पकड़िए, वैन रोकिए, फ़ोन करिए, इनको हॉस्पिटल पहुंचाइए। उसमें कुछ लोग हैं जो इंतज़ार नहीं करते कि अब 1090 100 कोई गाड़ी आएगी, कोई एम्बुलेंस आएगी, कोई पुलिस आएगी, वो तुरंत खुद ही पहल करते हैं और 2-4 लोगों को उसमें शामिल भी कर लेते हैं कि ज़रा जल्दी जल्दी ये करिए, और ख़ुद हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, खुद पुलिस तक खबर कर देते हैं। ये इनिशिएट करने की कैपेसिटी होती है, पहल करने की क्षमता होती है। तो अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर IS और C का एक ग्राफ खींचें, और अगर हम ये माने कि एक्स एक्सिस इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है और C एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कंसिडरेशन का अगर हम ग्राफ खींचें, तो हम ये देख सकते हैं कि 4 तरह के लोग हैं। एक, पहला जिसका हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लेकिन लो कंसिडरेशन। दूसरा, लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और लो कंसिडरेशन। तीसरा, हाई कंसिडरेशन और लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है। और चौथा, जिसका हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी है और हाई कंसिडरेशन भी है। ऐसे में लीडरशिप की क्वालिटीज तो चारों में हैं, लेकिन कोई एक ही इनमें से है जो कि सक्सेसफुल लीडर होगा। वो कौन होगा? तो ASU की स्टडी में कहा गया, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, अ पर्सन हैविंग हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड हाई कंसिडरेशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर। तो एक व्यक्ति जिसमें उच्च ध्यान रखने की क्षमता और उच्च पहल संरचना करने की क्षमता होती है, वह ही एक सफल नेता होता है। इज दैट वेरी क्लियर? ये ग्राफ समझ में आ गया? चेंज। लाइकवाइज इसी प्रकार इन मिशिगन लीडरशिप स्टडी, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन में लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, नेतृत्व के चरित्रगत गुण, were divided into employee orientation and production orientation. कार्मिक केंद्रित और उत्पादन केंद्रित, इन 2 गुणों में बांटे गए। इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, संगठनात्मक संदर्भ में, ब्लेक एंड माउटन, ब्लेक तथा माउटन ने इसी आधार पर, ऑन दिस बेसिस, डेवलप्ड अ मैनेजरियल ग्रिड, एक प्रबंधकीय ग्रिड बनाया, मैनेजरियल ग्रिड।
उन्होंने कहा एक प्रोडक्शन करने वाले एक इंडस्ट्रियल हाउस में, एक मैनेजमेंट यूनिट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो दो तरीके की हो सकती है। एक जिसको हम कहते हैं वर्क ओरिएंटेशन या प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, पीओ या डब्ल्यूओ, यानी कि प्रोडक्शन या वर्क, उत्पादन अथवा कार्य, यानी ऐसा प्रबंधक या नेता जो उत्पादन बढ़ा दे, जो कार्य ठीक ढंग से करे, स्वयं भी और अपने अधीनस्थ यानी अनुयायियों से बेहतर कार्य ले पाए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाए। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति उत्पादन केंद्रित होगा या कार्य केंद्रित होगा। Such a person who is able to enhance the production of the organization and is able to take work from the subordinates and followers, in this case subordinates, such a person or a manager or a leader would be called as production oriented or work oriented. वही एक दूसरा होगा जो कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड या वर्कर ओरिएंटेड होगा, यानी कि जो कार्मिक केंद्रित होगा, जो अपने अधीनस्थों का, अपने लोगों का ध्यान रखेगा, उनके सुख दुख पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा, भले ही उत्पादन या कार्य थोड़ा सा कम हो। Even if the production or work is little bit sacrificed, but he will try to keep his people, his subordinates, his followers happy and satisfied. So such a person or a manager or a leader who gives more preference instead of production and work to the satisfaction and happiness of the workers, such a manager will be called as employee oriented, worker oriented. So this is production oriented and this is employee or worker oriented, यानी कि यह कार्मिक या कर्मी केंद्रित होगा और यह उत्पादन या कार्य केंद्रित होगा। ओरिएंटेशन। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम फिर एक ग्राफ बना दें तो एक मैनेजरियल ग्रिड बनकर सामने आ जाएगा। क्या होगा वो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. If x axis say production orientation, if y axis is worker orientation, अगर यह उत्पादन केंद्रित है, अगर यह कर्मी केंद्रित है, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर 5 तरह के लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला 1 and 1, दूसरा 9 and 1, तीसरा 9 and 9, चौथा 1 and 9 और पांचवा 5 and 5। यानी कि पहला अगर हम देखते हैं जो कि 1-1 है, यह न तो उत्पादन बढ़ा पा रहा है और न अपने कर्मियों का ध्यान रख पा रहा है। ही इज नाइदर एबल टू एनहांस द प्रोडक्शन नॉर एबल टू सेटिस्फाई दी वर्कर्स। तो यह क्या होगा? यह लो पेंडुलम लीडरशिप और पुअर क्वालिटी मैनेजमेंट, यह निम्न
स्तरीय नेतृत्व है। दूसरा जो 9-1 है, ये प्रोडक्शन तो मैक्सिमम बढ़ा दे रहा है, लेकिन अपने वर्कर्स की जान ले रहा है। उनको चैन के, आराम के, सुख के कोई अवसर नहीं मिल रहे। दे कांट टेक एनी रेस्पाइट, रिलैक्स। So he is no doubt able to enhance the production, but he is a bloodsucker, exploiter, tormentor. He doesn't give any time, space and relaxation to his workers. तो ऐसा लीडरशिप क्या होगी? डिक्टेटोरियल लीडरशिप होगी, तानाशाही नेतृत्व होगा। तीसरा, जो प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है मैक्सिमम, और अपने कर्मचारियों, अपने अधीनस्थों, अपने फॉलोअर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स का भी बेहतर ध्यान रख पा रहा है। सो ही इज एबल टू एनहांस एंड increase the production as well as is able to satisfy the workers to the utmost possible level. Therefore, this is the most successful leadership, team leadership. टीम नेतृत्व। चौथा, जो अपने वर्कर्स के, अपने सबऑर्डिनेट्स के, अपने अधीनस्थों के हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, खुश, सुविधाएं, इनका तो बहुत ध्यान रख रहा है, लेकिन प्रोडक्शन जीरो पे हो जा रहा है, मिनिमम पर पहुंच जा रहा है, और उसका प्रेफरेंस और उसकी वरीयता, उसकी प्राथमिकता में कर्मचारियों का हित, कर्मचारियों की सुख सुविधा का ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही उत्पादन न्यूनतम स्तर पर चला जाए। तो ऐसा नेतृत्व जो कि 1-9 है, क्या होगा? बेनेवोलेंट लीडरशिप होगा। उदारवादी नेतृत्व होगा। और एक पांचवा जिसमें यह गुण टीम लीडरशिप की तुलना में तो कम है, लेकिन दोनों गुण हैं और बराबर के हैं। 5-5 मिड क्वालिटी लीडरशिप, मध्य स्तरीय नेतृत्व होगा। मैनेजरियल ग्रिड में ब्लेक और माउंटेन कहते हैं कि अगर मैनेजरियल क्वालिटीज पर लीडरशिप को डिफाइन किया जाए, अगर प्रबंधकीय गुणों के आधार पर नेतृत्व को बताया जाए, तो सबसे बेहतर नेतृत्व होता है जो एक संगठन या प्रबंधन में किया जाता है, टीम नेतृत्व, और दूसरा स्तर पर, दूसरे क्रम पर होता है मध्य स्तरीय नेतृत्व। सो इफ लीडरशिप हैज टू बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल क्वालिटीज, देन वी कैन से द बेस्ट type and most successful leader is team leadership and then mid quality leadership. Have you understood this? Change in this manner, इस प्रकार OSU and MUS ओहायो स्टेट विश्वविद्यालय, स्टेट राज्य विश्वविद्यालय एवं मिशिगन विश्वविद्यालय के अध्ययनों से न्यू रिसर्चेस एंड ट्रेंड्स वर इनिशिएटेड। अभिनूतन प्रवृत्तियों और नए शोध कार्यों का प्रारंभ हुआ, which further led to many न्यू थियरीज एंड मॉडल्स, जिनसे कई सारे नए सिद्धांत और प्रतिमान निकलकर सामने आए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए,
लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ लीडरशिप बाय हर्शे एंड ब्लैंचार्ड। हर्शे और ब्लैंचार्ड के द्वारा जीवन चक्र सिद्धांत, हर्शे एंड ब्लैंचार्ड, HERACY, हर्शे एंड ब्लैंचार्ड, BLENCHARD। कोई शक, कोई सवाल? तो अब ये लाइफ साइकिल मॉडल क्या है, इस पर कल बात करेंगे। ठीक है सर? कुछ आज के बारे में एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? कोई शक, कोई सवाल?